years ago, we made a tryst with destiny. जवाहरलाल नेहरू को मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जो आज भी इंडिया को चला रहे हैं, जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन, द आईआईटी, एम्स, डैम, यहाँ तक कि डेमोक्रेसी खुद। लेकिन इस ग्रेटनेस के पीछे कई सारे ऐसे डिसीजन थे जो उन्होंने तब लिया जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, और उस डिसीजन ने इस देश की डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये डिसीजन ऐसे थे जिसका भुगतान हम आज भी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग ब्लाइंडली नेहरू को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम लोग इस वीडियो में कुछ अलग करेंगे। हम उस एग्जैक्ट टाइम में जाएंगे जब ये डिसीजन लिए गए, और हम देखेंगे कि उस टाइम पर उनके ऊपर कितना प्रेशर था और उनके पास ऑप्शंस कितने लिमिटेड थे। उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आखिर में क्या हुआ। इस वीडियो में हम उनके द्वारा किए गए 3 मेजर मिस्टेक्स को देखेंगे। पहला है कि कैसे उनका चाइना का इटर्नल फ्रेंडशिप का सपना 1962 के ह्यूमिलिएटिंग डिजास्टर में बदल गया। दूसरा, कश्मीर पे जो चैन ऑफ डिसीजन लिए, जैसे कि यूएन में ले जाना, प्लेबिसाइट्स का वादा, आर्टिकल 370 और शेख अब्दुल्ला पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना। यह डिसीजन ऐसे हैं जो आज 75 साल बाद भी हमें परेशान कर रहे हैं। और तीसरा, इकोनॉमिक पॉलिटिक्स जो लाइसेंस राज को जन्म दी और इंडिया को डिकेड्स तक गरीबी में रोक के रखा। हम इन तीनों मेजर मिस्टेक्स को बिना शुगर कोटिंग के, बिना हेट के, लॉजिकली देखेंगे कि क्या गलत हुआ और क्यों गलत हुआ। और जब ये तीनों कहानियां खत्म हो जाएंगे तब हम समझेंगे कि यह गलतियां एक ऐसे आदमी ने की थी जिसने जीरो से इंडिया को खड़ा किया था, जिसने एक टूटे हुए देश को नई रूह, नए सपने और नई डायरेक्शन दी थी, और फिर भी आज तक हम उसकी फाउंडेशन पे खड़े हैं। ये कहानी है उस शख्स की जिसने इंडिया को आजादी के बाद नया रूप दिया, एक नया ख्वाब दिया, और अपने फैसलों के साथ इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। दिस इज द स्टोरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया एंड द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। साल 1961, इंडिया अब भी बंटवारे से रिकवर कर रहा था। आर्मी बहुत छोटी थी और वेपन्स भी पुराने थे, और मोस्टली वेस्टर्न बॉर्डर पर फोकस किया जाता था। नॉर्थ के साइड में चाइना ने अक्साई चीन में बिना किसी को बताए एक हाईवे बना लिया था, जिसके बारे में इंडिया को 1957 तक पता ही नहीं चला था। दलाई लामा 1959 में इंडिया आ गए थे और बॉर्डर पर क्लैशेज शुरू हो चुका था। देश के अंदर पार्लियामेंट और प्रेस दोनों तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था। तुम चाइनीज को इतना ओपनली हम पर हावी होने क्यों दे रहे हो? सिचुएशन एक डेडलॉक में फंस चुकी थी। चाइना नेगोशिएशन करने को रेडी नहीं था और इंडिया अपनी टेरिटरी का लॉस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। अब बात करते हैं कि इन सब के बीच नेहरू के दिमाग में क्या चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू को हिंदी चीनी भाई भाई पर बहुत गहरा विश्वास था, इसीलिए उन्होंने 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि चाइना भी एक एशियन देश है जो इंपीरियलिज्म का दर्द झेल चुका था। उनका मानना था कि बॉर्डर इश्यू कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और इसे डिप्लोमेसी से इजीली सॉल्व किया जा सकता है। नेहरू के प्राइवेट लेटर्स में लिखा हुआ था कि चाइना कभी भी फुल स्केल वॉर का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि इससे इंटरनेशनल लेवल पर उनकी इमेज खराब होगी और उनके डेवलपमेंट पर भी असर पड़ेगा। नेहरू को यकीन था कि अगर इंडिया कुछ छोटे छोटे फॉरवर्ड पोस्ट स्टैब्लिश करते तो चाइना प्रेशर में नेगोशिएशन टेबल पर आ जाएगा बिना एक्चुअल लड़ाई किए हुए। अब हम देखते हैं कि नेहरू ने क्या एक्सपेक्ट किया था इस डिसीजन के बाद। नेहरू को लगता था कि चाइना शायद प्रोटेस्ट करेगा और हो सकता है कि अपने कुछ पोस्ट वापिस हटा ले और फिर बातचीत के लिए टेबल पर आ जाए। नवंबर 1961 में जो फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू की गई थी उसका एम एक लो रिस्क तरीका था डेडलॉक तोड़ने का और देश के अंदर अपनी इमेज भी बचा
बचाए रखने का। अब बात करते हैं कि इस डिसीजन के बाद असल में क्या हुआ था। 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने अचानक और फुल स्केल मिलिट्री अटैक लॉन्च कर दिया। यह अटैक सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, बल्कि लद्दाख जो वेस्टर्न सेक्टर था और NEFA जो आज का अरुणाचल प्रदेश है, दोनों साइड पर हुआ। इंडियन आर्मी उस टाइम इस लेवल की वार के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। सोल्जर्स को हाई अल्टीट्यूड विंटर गियर तक प्रॉपरली नहीं मिला था। कई जगह पर जवान बर्फ में जंगल बूट्स पहनकर लड़ रहे थे, जो एक्सट्रीम कोल्ड में यूजलेस हो जाता है। एम्यूनिशन और सप्लाई लाइन वीक थी, जिसकी वजह से कई पोस्ट पर सोल्जर लास्ट बुलेट तक लड़कर शहीद हो गए। बैटल इतनी फास्ट स्पीड से आगे बढ़ी कि कुछ ही दिनों में चाइनीज फोर्स ने इंडियन पोजीशन को ओवररन कर दिया। कई जगह इंडियन ट्रूप्स को रिट्रीट करना पड़ा, लेकिन कई यूनिट्स ने लास्ट मैन लास्ट बुलेट तक रेजिस्टेंस दिखाया, जैसे कि रिजांगला की बैटल आज भी ब्रेवरी का सिंबल के रूप में याद की जाती है। वार के दौरान सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि जवाहरलाल नेहरू को डायरेक्ट इंटरनेशनल हेल्प मांगनी पड़ी। उन्होंने US और ब्रिटेन से फाइटर एयरक्राफ्ट और बॉम्बर की डिमांड की। यह स्टेप नेहरू के लिए पॉलिटिकली और इमोशनली बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो हमेशा नॉन अलाइजमेंट और पीसफुल डिप्लोमेसी में बिलीव करते थे। इस वार ने इंडिया को रियलाइज कराया कि सिर्फ डिप्लोमेसी और गुडविल पर नेशनल सिक्योरिटी डिपेंड नहीं कर सकती। वार का एंड तब हुआ जब चाइना ने एक तरफ से सीज फायर डिक्लेयर करके विड्रॉल अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन विड्रॉल कंप्लीट नहीं था। इंडिया परमानेंटली अक्साई चीन खो बैठा था, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। यह रीजन चाइना के लिए तिब्बत और जिनजियांग को कनेक्ट करने के लिए क्रूशियल था। 1962 का वार सिर्फ मिलिट्री डिफीट नहीं था, यह नेहरू की आइडियोलॉजी और उनके पर्सनल बिलीफ सिस्टम का कोलैप्स भी था। उन्होंने चाइना को एक एशियन पार्टनर और दोस्त के रूप में देखा था। हिंदी चीनी भाई भाई का नैरेटिव उनकी फॉरेन पॉलिसी का कोर था। वार के बाद नेहरू इमोशनली और पॉलिटिकली काफी वीक हो गए। उनकी हेल्थ भी रैपिडली डिक्लाइन होने लगी और लगभग 18 महीने बाद 1964 में उनका देहांत हो गया। उन्होंने देश की सिक्योरिटी को दोस्ती और डिप्लोमेसी पर दांव पर लगा दिया, लेकिन आखिर में पता चला कि चाइना सिर्फ उस लैंग्वेज को समझता था जिसके लिए इंडिया उस वक्त रेडी ही नहीं था, जो था मिलिट्री स्ट्रेंथ। अक्टूबर 1947 का टाइम था। नया नया इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया अभी पार्टीशन के जख्म से बाहर ही आ रहा था। तभी पाकिस्तान बैक्ड रेडर्स ने कश्मीर पर हमला कर दिया। रेडर्स इतनी फास्ट स्पीड से आगे बढ़े कि श्रीनगर गिरने के बिल्कुल करीब आ गया। सिचुएशन डेस्परेट हो चुकी थी। इस इमरजेंसी में कश्मीर के रूलर महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंडिया के साथ ज्वाइन होने का डिसीजन लिया। इसके बाद इंडिया ने तुरंत मिलिट्री एक्शन लिया। इंडियन ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर भेजा गया, जो उस टाइम एक एक्सट्रीमली रिस्की और हिस्टोरिक मिलिट्री ऑपरेशन था। इंडियन आर्मी ने धीरे धीरे रेडर्स को पीछे ढकेलना शुरू कर दिया। 1948 के एंड तक सिचुएशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि इंडियन फोर्स मुजफ्फराबाद से सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर दूर रह गई थी। मतलब कि पूरा कश्मीर लगभग इंडिया के कंट्रोल में आ सकता था। अब इन सब के बीच नेहरू के दिमाग में क्या चल रहा था? जवाहरलाल नेहरू के लिए कश्मीर सिर्फ एक टेरिटरी नहीं था, यह उनके लिए पर्सनल और इमोशनल आइडेंटिटी का पार्ट था। कश्मीर उनका एंसेस्ट्रल लैंड था और उन्हें लगता था कि अगर एक मुस्लिम मेजोरिटी रीजन सेकुलर इंडिया को चूज करता है तो यह इंडिया के आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने प्रूफ करेगा। नेहरू का पूरा ट्रस्ट शेख अब्दुल्ला पर था। दोनों की दोस्ती 1930 से थी और नेहरू को लगता था कि शेख अब्दुल्ला कश्मीर के लोगों की रियल आवाज है। साथ ही नेहरू को एक बड़ा इंटरनेशनल फियर था। उन्हें लगता था कि अगर इंडिया ज्यादा एग्रेसिव दिखा तो वेस्टर्न कंट्री स्पेशली पाकिस्तान के फेवर में इंडिया के अगेंस्ट हो सकती है और नए इंडिपेंडेंट इंडिया की ग्लोबल इमेज डैमेज हो सकती है। इस बीच इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बार बार नेहरू को एडवाइस कर रहे थे कि इस इशू को यूनाइटेड स्टेट में ले जाओ। माउंटबेटन का मानना था कि वहां से सॉल्यूशन क्विक और क्लीन मिलेगा। नेहरू जेन्युइनली बिलीव करते थे कि अगर कश्मीर में प्लेबिसाइट यानी कि पब्लिक वोटिंग होता है तो लोग खुद इंडिया को चूज करेंगे और इससे इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का मोरल पोजीशन और स्ट्रॉन्ग होगा। 1 जनवरी 1948 को मैटर को UN भेजा गया। जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएन जल्दी से पाकिस्तान को एग्रेसिव डिक्लेयर करेगा और इंडिया को मिलिट्री ऑपरेशन कंप्लीट करने का मोरल और लीगल सपोर्ट मिलेगा। पर रियलिटी में क्या हुआ, इशू परमानेंटली इंटरनेशनल बन गया। यूएन ने कंडीशन रखी कि पहले पाकिस्तान अपनी फोर्सेस हटाएगा तब प्लेबिसाइट होगा। पाकिस्तान ने फोर्सेस कभी विड्रॉ ही नहीं किया और प्लेबिसाइट कभी हुआ ही नहीं। नेहरू का मानना था कि कश्मीर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसकी टेरिटरी नहीं बल्कि उसके लोग हैं। उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया था कि कश्मीर के लोग वोट करके अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं और यह डिसीजन पॉलिटिकल कैलकुलेशन से ज्यादा आइडियोलॉजिकल था। नेहरू जेन्युइनली बिलीव करते थे कि अगर कश्मीर के लोगों को चॉइस दी गई तो वह वॉलंटरली सेकुलर इंडिया को ही चूज करेंगे। उन्हें लगता था कि इस स्टेप से इंडिया की ग्लोबल इमेज एक फेयर और डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में स्टैब्लिश्ड होगी, एक ऐसा देश जो फोर्स नहीं लोगों की मर्जी पर बिलीव करता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग निकली। इस प्रॉमिस ने कश्मीर डिस्प्यूट को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। पाकिस्तान और सेपरेटिस्ट ग्रुप ने इस स्टेटमेंट को एक परमानेंट पॉलिटिकल वीपन बना लिया। पाकिस्तान ने अपने फोर्सेस कभी हटाए ही नहीं, इसलिए प्लेबिसाइट कभी हुआ ही नहीं। हर कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक ही नैरेटिव रिपीट होने लगा कि इंडिया वोट से बच रहा है। जो स्टेटमेंट मोरल स्ट्रेंथ दिखाने के लिए दिया गया था वही पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी बन गया। 1949 से 1950 के दौरान कश्मीर को एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट दिया गया। यह स्टेप लार्जली शेख अब्दुल्ला के इंसिस्टेंट पर लिया गया, जिनके साथ नेहरू का डीप पर्सनल ट्रस्ट और फ्रेंडशिप था। इस डिसीजन पर काफी डिसएग्रीमेंट भी था। B.R. अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों ने इस पर सीरियस कंसर्न रेज किया। उनका मानना था कि अलग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट फ्यूचर में इंटीग्रेशन को मुश्किल बना सकता है। लेकिन नेहरू का पर्सपेक्टिव अलग था। उन्हें लगता था कि कश्मीर इमोशनली फ्रेजाइल स्टेट में है, अगर उसे फोर्सफुली इंटीग्रेट किया गया तो एलिनेशन बढ़ेगा। उन्होंने इस स्पेशल स्टेटस को एक टेम्पोरेरी ब्रिज के रूप में देखा, एक ऐसा अरेंजमेंट जो कश्मीर को टाइम देगा पॉलिटिकली स्टेबल होने का, डेवलपमेंट लाने का और धीरे धीरे इंडिया के साथ नेचुरल इंटीग्रेशन होने का। लेकिन रियलिटी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट निकली। स्पेशल स्टेटस ने कश्मीर को लीगल और साइकोलॉजिकल दोनों लेवल पर अलग आइडेंटिटी दे दी। अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग और अलग लैंड सिटीजन रूल ने एक इंडिविजुअल वॉल क्रिएट कर दी। जो अरेंजमेंट टेम्पोरेरी सोचा गया था वही डिकेड तक परमानेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन गया। आयरनी यह थी कि जिनके ट्रस्ट पर यह सिस्टम बिल्ड हुआ, शेख अब्दुल्ला, वही बाद में इंडिपेंडेंस जैसे आइडियाज की तरफ झुकने लगे। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के इंटीग्रेशन प्रोसेस में सरदार पटेल एक एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल और फार्म अप्रोच रखते थे। वो इमोशनल या आइडियोलॉजिकल फ्रेमिंग के बजाय स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी बेस्ड डिसीजन पर ज्यादा फोकस करते थे। 1950 में पटेल की डेथ के बाद नेहरू के आसपास कोई स्ट्रॉन्ग काउंटरवेट नहीं बचा जो उनके आइडियलिस्टिक वर्जन को चैलेंज कर सके। इसके बाद कश्मीर पॉलिसी में नेहरू का ह्यूमैनिटेरियन और ट्रस्ट बेस्ड अप्रोच और डोमिनेंट हो गया। इन डिसीजन का इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे एक डोमिनो चेन क्रिएट होती गई। कश्मीर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का परमानेंट फ्लैश पॉइंट बन गया। मल्टीपल वार्स हुए, इंसर्जेंसीज ने हजारों लोगों की जानें ले ली, लाखों लोग डिस्प्लेसमेंट के शिकार हुए। डिफेंस बजट, फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा कश्मीर इशू के अराउंड रिवॉल्व करने लगा। सबसे ट्रेजिक पार्ट यह था कि नेहरू के डिसीजन का इंटेंशन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना नहीं था। वो पीस, डेमोक्रेसी और इमोशनल इंटीग्रेशन पर बिलीव करते थे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इंटेंशन और आउटकम अक्सर एक जैसे नहीं होते। साल 1950, इंडिया की कंडीशन उस टाइम बहुत ही खराब थी। देश लगभग टूट चुका था। उस समय देश में 80% लोग अनपढ़ थे, इंडस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं थी और पार्टीशन ने ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया था। रेल रूट टूट गए थे, सप्लाई चेन खत्म हो गए थे, शहरों का इकोनॉमिक नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था, फूड शॉर्टेज अलग लेवल पर थी, रेफ्यूजीज क्राइसिस कंट्रोल से बाहर जा रहा था, लाखों लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑलमोस्ट जीरो थे, मतलब कि देश के पास इंपोर्ट करने के लिए पैसा भी नहीं था। इसी बीच नेहरू सोवियत यूनियन देख कर आए थे, जहां 1920 में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। उन्होंने देखा था कि कैसे एक बैकवर्ड एग्रेरियन सोसाइटी को हैवी इंडस्ट्री के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया गया और उनके दिमाग में कैपिटलिस्ट वेस्ट का इमेज कॉलोनियलिज्म से जुड़ा हुआ था। उनके लिए वेस्ट सिर्फ फ्री मार्केट नहीं था,
और ब्रिटिश रूल, एक्सप्लॉयटेशन और इकोनॉमिक लूट का सिस्टम था। यह तो उस समय देश की हालत थी। अब इन सब के बीच नेहरू के दिमाग में क्या चल रहा था? नेहरू का मानना था कि इतने स्कार्स रिसोर्सेस के टाइम पर सिर्फ स्टेट ही उन्हें फेयर तरीके से मोबिलाइज कर सकती है। प्राइवेट बिजनेसमैन पर उन्हें भरोसा नहीं था, क्योंकि उनके हिसाब से काफी लोग ब्रिटिश के साथ कोलैबोरेट कर चुके थे। उन्हें लगता था कि अगर कंट्रोल प्राइवेट हाथों में दिया गया तो नेशनल इंटरेस्ट पहले नहीं आएगा। नेहरू का मेन फोकस था सेल्फ रिलायंस, यानी कि इंडिया फिर कभी किसी फॉरेन पावर के सामने मजबूर ना हो, न फूड के लिए, न इंडस्ट्री के लिए और न ही टेक्नोलॉजी के लिए। इसी सोच से उन्होंने प्लानिंग कमीशन बनाया और 5 ईयर प्लान शुरू किया, जो लार्जली यूएसएसआर के मॉडल से इंस्पायर्ड था। आइडिया सिंपल था, मार्केट डिसाइड नहीं करेगा कि क्या प्रोड्यूस होगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि क्या बनेगा, कहाँ बनेगा और कितना बनेगा। इसके बाद नेहरू ने सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी पर बात नहीं की, उसको लॉ बना दिया। सबसे पहले आया इंडस्ट्रीज एक्ट। इस एक्ट ने क्लियर कर दिया कि हैवी इंडस्ट्री और मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के इस्टेब्लिश नहीं हो सकती थी। फिर आई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। यह और भी एग्रेसिव था। इसने इंडस्ट्रीज को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कुछ सेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर दिए गए, कुछ में गवर्नमेंट डोमिनेंट प्लेयर थी और प्राइवेट सेक्टर को सिर्फ लिमिटेड स्पेस मिला। इसके बाद सिस्टम बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हो गया। फैक्ट्रीज खोलनी है, लाइसेंस चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ाना है, लाइसेंस चाहिए। नई मशीन इंपोर्ट करानी है, लाइसेंस चाहिए। प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करना है, लाइसेंस चाहिए। मतलब कि मार्केट डिमांड या इंटरप्रेन्योर का विजन मैटर नहीं करते थे, फाइनल डिसीजन सरकार का होता था। इकोनॉमिक फ्रीडम प्रैक्टिकली रेस्ट्रिक्ट हो गई। स्टेट गेट कीपर बन गया। ब्यूरोक्रेसी अप्रूवल देगी तभी ग्रोथ पॉसिबल है। नेहरू के नजरिए से यह जरूरी था। उन्हें लगता था कि अनकंट्रोल्ड कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी बढ़ाएगा और नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेगा। लेकिन क्रिटिक्स के हिसाब से यहीं से लाइसेंस राज की शुरुआत हुई। ऐसे सिस्टम की जहां इनोवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंस कनेक्शन, पेपर वर्क और अप्रूवल को मिलने लगी। नेहरू अपने इस विजन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? नेहरू का विजन सिंपल नहीं था, वह मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि एक प्लांट इकोनॉमी के थ्रू इंडिया डायरेक्टली बिग इंडस्ट्री पर फोकस करेगी, जैसे कि स्टील प्लांट, बड़े डैम्स, मशीन बिल्डिंग फैक्ट्रीज। नेहरू एग्रीकल्चर से सीधा इंडस्ट्रियल पावर की तरफ जंप करना चाहते थे। उनका मानना था कि जैसे सोवियत यूनियन ने कुछ ही डिकेड्स में बैकवर्ड एग्रेरियन सोसाइटी को इंडस्ट्रियल जायंट बना दिया, वैसे ही इंडिया भी कर सकता है। एक्सपेक्टेशन यह थी कि हैवी इंडस्ट्री स्ट्रांग होगी और मशीनरी देश में बनेगी। इंपोर्ट्स कम होंगे और फॉरेन डिपेंडेंसी कम होगी। जॉब्स क्रिएट होंगे, पॉवर्टी रिड्यूस होगी। स्टेट कंट्रोल करेगी तो इनइक्वालिटी कंट्रोल में रहेगी। उनका आइडिया प्राइवेट सेक्टर को कंप्लीटली खत्म करना नहीं था। प्राइवेट बिजनेसमैन एग्जिस्ट करेगा लेकिन कंट्रोल्ड फ्रेमवर्क में। मतलब प्रॉफिट अलाउड होगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं। कंपटीशन होगी लेकिन स्टेट के रूल के अंदर ग्रोथ होगी और नेशनल प्रायोरिटी के हिसाब से होगी। उन्हें लगता था कि फ्री मार्केट इंडिया जैसे फ्रेजाइल कंट्री को तोड़ देगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि पहले स्टेट स्ट्रांग फाउंडेशन बनाए, फिर प्राइवेट सेक्टर को स्पेस दिया जा सकता है। विजन एम्बिशियस था, रिस्क भी उतना ही बड़ा था। अब हम देखते हैं कि नेहरू के इस डिसीजन का रिजल्ट क्या आया। नेहरू का जो विजन था वो ग्राउंड रियलिटी में ब्यूरोक्रेसी के जंगल में फंस गया। एक नॉर्मल बिजनेसमैन को फैक्ट्री शुरू करने के लिए 50 से 80 लाइसेंस और क्लियरेंस चाहिए होते थे। हर स्टेप पर फाइल अप्रूवल, इंस्पेक्शन करवाना पड़ता था। सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स था कि स्पीड मनी नॉर्मल हो गया। बिना ऑफिशियल पेमेंट के काम रुक जाता था। बड़े इंडस्ट्रीज हाउस जैसे कि आदित्य बिरला ग्रुप और टाटा ग्रुप, इनके पास कॉन्टैक्ट्स थे, लीगल टीम्स थे, सिस्टम समझने का नेटवर्क था और इन्हें लाइसेंस मिल जाता था। लेकिन छोटे एंटरप्रेन्योर्स, उनके पास ना पॉलिटिकल रीच थी और ना ही ब्यूरोक्रेसी हैंडल करने का रिसोर्सेस था। काफी लोग एंट्री से पहले ही क्रश हो गए। आइडिया था लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। रियलिटी यह हुई कि कंपटीशन कम हो गया। कार्स डिकेड
तक ऑलमोस्ट सेम मॉडल मार्केट में चलती रही। टेलीफोन कनेक्शन के लिए सालों तक वेट करना पड़ा, स्कूटर्स के लिए वेटिंग लिस्ट बनने लगी, प्रोडक्ट महंगे और क्वालिटी एवरेज हो गई, कंज्यूमर के पास चॉइसेस नहीं बची। 1950s से 1980s तक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ एवरेज 3.5% पर ईयर रही, जिसे इकोनॉमिक ने निकनेम दिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इस दौरान साउथ कोरिया, जो 1950 में इंडिया से भी ज्यादा पुअर था, कोरियन वार के बाद ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था, उसने प्राइवेट इंटरप्राइज को एग्रेसिवली प्रमोट किया, एक्सपोर्ट पर फोकस किया और 1970 से 1980 तक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन गया। इंडिया कंट्रोल करता रहा, साउथ कोरिया कंपीट करता रहा। इसका रिजल्ट साउथ कोरिया रेस में काफी आगे निकल गया। इंटेंट नेशन बिल्डिंग का था, लेकिन आउटकम स्लो ग्रोथ, करप्शन, लिमिटेड इनोवेशन और मिस्ड अपॉर्चुनिटी आई। वो गरीबों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना चाहते थे, लेकिन अनजाने में उन्होंने कंपटीशन से इनएफिशिएंट लोगों को प्रोटेक्ट कर दिया। तो यह थे जवाहरलाल नेहरू के 3 सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक मिस्टेक एज इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। नेहरू ने चाइना पर गलत दाव लगाया। उन्होंने देश की सिक्योरिटी को दोस्ती पर बेट किया, स्पेशली चाइना के साथ। उन्हें लगा था कि एशियन सॉलिडेरिटी और पर्सनल डिप्लोमेसी वार को रोक लेगी, पर रिजल्ट इंडो चाइना वार 1962 का शौक हुआ, जिसने इंडिया को रियलिटी चेक दिया। जम्मू और कश्मीर के इशू पर उनका आइडियलिज्म हैवी पड़ गया। शेख अब्दुल्ला पर पर्सनल ट्रस्ट, इंटरनेशनल ओपिनियन का प्रेशर और मोरल हाई ग्राउंड लेने की सोच, इन सब ने मिलकर इशू को यूएन तक पहुंचा दिया। इसके बाद प्लेबिसाइड का प्रॉमिस हुआ और बाद में आर्टिकल 370। यह डिसीजन डिकेड तक पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेशन का सोर्स बन रहा। इकोनॉमी और लाइसेंस राज वाले उनके सोशलिस्ट विजन ने स्टेट को पावरफुल तो बना दिया, लेकिन प्राइवेट इंटरप्राइज को सफोकेट कर दिया। लाइसेंस राज ने इनोवेशन को स्लो कर दिया, करप्शन को नॉर्मल कर दिया और इंडिया को सालों तक लो ग्रोथ ट्रैप में रखा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि यह वीडियो हेट स्पीच नहीं होगा, यह ऑनेस्ट ब्रेकडाउन होगा। हमने देखा कि नेहरू की सिचुएशन क्या थी, वो क्या सोच रहे थे, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी और रियलिटी में क्या हुआ। अब जब हम मिस्टेक्स क्लियरली देख चुके हैं, तो एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी समझना पड़ेगा। उन्होंने यह गलतियां इसलिए की क्योंकि वह एक टूटे हुए नए नए बने देश का पहला प्राइम मिनिस्टर थे। उनके पास सीखने के लिए कोई पहले का इंडियन लीडर नहीं था, कोई ब्लूप्रिंट एग्जिस्ट नहीं करता था। जवाहरलाल नेहरू को मॉडर्न इंडिया को बिल्कुल स्क्रैच से बनाना था, इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेसी, यूनिटी, सब कुछ। और इन सब गलतियों के बावजूद आज हम जिस फाउंडेशन पे खड़े हैं, वह उन्होंने ही दिया था।